स्काईपे से अपना सफर पूरा करने के बाद लूफी और उसके दोस्त लोग नीचे आ रहे होते हैं। ऊपर शिप में लूफी, सांजी, जोरो, रॉबिन और नामी बैठ के आराम कर रहे होते हैं और नीचे ऊसॉप और चॉपर शिप की मरम्मत कर रहे होते हैं। ऊपर बहुत देर से आग जलने की वजह से वहाँ का फ्यूल खत्म हो जाता है और जो ऑक्टोपस बलून रहता है वो अपने नॉर्मल साइज में वापस आ जाता है। इसके पहले कि शिप हमारी पानी में गिरे, ऊसॉप और चॉपर वापस से ऊपर शिप के आ जाते हैं और फिर हमारी शिप पानी में गिर जाती है। बट इसको ज्यादा कुछ होता नहीं है। जिस ऑक्टोपस की मदद से लोग स्काईपे से नीचे आए थे वो थोड़ा सा जल जाता है। फिर चॉपर उसको दवाइयाँ लगाता है और उसका इलाज करता है। फिर सभी लोग उसको गुड बाय और थैंक यू बोलते हैं। लूफी बहुत एक्साइटेड हो जाता है अपनी नेक्स्ट एडवेंचर के लिए, पर तभी ना भी सबको सावधान होने के लिए बोलती है क्योंकि समुद्र बहुत शांत था और उसको लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक बहुत विशाल समुद्र की लहर आती है। बट ये कोई नेचुरल लहर नहीं होती है बल्कि 3 सी मंकीज की वजह से उत्पन्न हुई लहरें होती हैं। दूसरी तरफ जाया आइलैंड में हम लोग देखते हैं कि वहाँ की पूरी पब्लिक भाई 2 लोगों को लड़ाई करते हुए देख रही होती है। ये लड़ाई किसी और नहीं बल्कि बेलमी और उसके साथी के बीच हो रही होती है। बट यहाँ पे बेलमी और उसका साथी अपने विल से एक दूसरे से फाइट नहीं कर रहे थे, बल्कि यहाँ पे मौजूद था 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी में से एक डॉन कीहोटे डोफ्लेमिंगो, जो कि अपने डेविल फ्रूट की मदद से इन दोनों की फाइट करा रहा था। दोस्तों इस फाइट में बेलमी बहुत ज्यादा गंभीर रूप से इंजर्ड हो जाता है और वो डोफ्लेमिंगो से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे एक बार और मौका देके दीजिए सर, मैं इस बार लूफी को जरूर हराऊंगा। पर लूफी से हारने की वजह से डोफ्लेमिंगो उससे बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और उसके बाद वो बेलमी को वहाँ पे मरने के लिए छोड़ देता है। डोफ्लेमिंगो बताता है कि वो एक ऐसी दुनिया चाहता है जहाँ पे कमजोर लोगों की कोई जगह ना हो और उस दुनिया में सिर्फ स्ट्रॉन्ग पायरेट्स ही एग्जिस्ट करें, और वो ऐसी दुनिया को न्यू एरा का नाम देता है। और फिर अपने स्टाइल में ही हंसते हुए इस सीन का यहाँ पे एंड हो जाता है। वापस से हम अपनी मेन स्टोरी में आते हैं तो भाई लूफी और उसके दोस्त लोग उस लहर से आखिरकार बच जाते हैं। ऊसॉप आसपास के एरिया में निगरानी रखता है, पर फिर से भाई वहाँ पे वो 3 बंदर आ जाते हैं जो कि लहर को उत्पन्न कर रहे थे। उनसे बच के वो लोग पास में ही एक आइलैंड में पहुंचते हैं, जहां पहुंच के लूफी, ऊसॉप और चॉपर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये लोग तो अपनी मस्ती में मगन रहते हैं। फिर अचानक से चॉपर की नजर एक चीज पे जाती है जिसको देख के वो चौंक जाता है। थोड़ी देर बाद लूफी और ऊसॉप भी उसको देख के चौंक जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक बहुत ही लंबा जानवर खड़ा था। किसी को भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये जानवर इतना लंबा है कैसे। यही नहीं बल्कि ये आइलैंड ऐसे ही लंबे और चौड़े जानवरों से भरा हुआ था। यहाँ ये लोग तोंजित नाम के एक व्यक्ति से मिलते हैं जो कि पिछले 10 सालों से बैम्बू स्टिक पे खड़ा हुआ था। और फिर उनकी मुलाकात पायरेट फॉक्सी से भी होती है जो कि आगे चल के तोंजित के घोड़े को गोली मार देता है और लूफी को डेवी वैक फाइट के लिए चैलेंज करता है। दोस्तों डेवी वैक फाइट एक ऐसा कॉन्टेस्ट है जिसमें विनर दूसरे कैप्टन का फ्लैग और उसके क्रू से किसी भी एक मेंबर को ले लेता है। इस गेम में 3 इवेंट्स होते हैं जिसमें पहला इवेंट है डोनट रेस, जिसमें आइलैंड का चक्कर लगाना होता है। दोस्तों इस इवेंट में हमारे स्ट्रॉ हेड्स हार जाते हैं, जिसके बाद फॉक्सी चॉपर को अपने क्रू में शामिल कर लेता है। दूसरा इवेंट होता है यहाँ पे ग्रॉगी रिंग, जिसमें हर टीम में 3 प्लेयर होते हैं और उनमें से एक को बॉल बनना होता है। जो प्लेयर बॉल बनता है उसके सर में बॉल जैसी एक हेड पहनाई जाती है और उसे बास्केटबॉल या फुटबॉल की तरह अपने अपोनेंट के रिंग में गोल करना होता है। दोस्तों इस गेम में सांजी और जोरो बहुत ही आसानी से जीत जाते हैं और हमारा चॉपर वापस से क्रू में शामिल हो जाता है। दोस्तों इस गेम का आखिरी इवेंट होता है कॉम्बैट, जिसमें लूफी और फॉक्सी एक दूसरे से फाइट करते हैं। लूफी एफ्रो पहन के फाइट करता है और ये वन पीस की पूरी हिस्ट्री की सबसे बेस्ट फाइट है। लूफी यहाँ पे फॉक्सी को हरा देता है और इसके बाद इनका सामना नेवी एडमिरल आकुची से होता है। इसके पास आइस फ्रूट की पावर्स होती हैं और वो लूफी, जोरो और सांजी को बड़ी ही आसानी से हरा देता है और उनको वार्न करता है कि रॉबिन इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि रॉबिन पोनीग्लिफ को रीड कर सकती है और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में रॉबिन जाती है वो हमेशा तबाह हो जाती है और बचती है तो सिर्फ रॉबिन। इतना कहने के बाद वो रॉबिन को पूरा फ्रीज कर देता है और उसको तोड़ने वाला रहता है, बट लूफी आके रॉबिन को बचा लेता है। फिर वो 1-on-1 अकुजी से फाइट करने के लिए जाता है, बट अकुजी लूफी को पूरा जमा देता है, बट वो उसको मारता नहीं है और वो उनको लॉन्ग लैंड आइलैंड से निकलने देता है क्योंकि उसने एरावास्टा में करप्ट क्रोकोडाइल को हरा के वहाँ के लोगों की जान बचाई थी और उस पे लूफी के ग्रैंडपा के बहुत सारे एहसान भी हैं। एक नेवी एडमिरल से हारने के बाद लूफी और उसके साथी अपनी शिप गोइंग मैरी, जिसकी हालत ठीक नहीं थी, उसको रिपेयर कराने के लिए वाटर 7 जाने का फैसला करते हैं। दोस्तों रास्ते में ही वो लोग एक विशाल फ्रॉग को एक ट्रेन को खाने की कोशिश करते हुए देखते हैं। लूफी सबको उस फ्रॉग की तरफ जाने के लिए बोलता है। उस पानी में चल रही ट्रेन को देख के वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते
हैं और उसे टकराने से बार बार बचते हैं, बट वो फ्रॉग उस ट्रेन से टकरा के बहुत दूर जाके गिरता है। आगे स्टेशन में उनकी मुलाकात कोकोरो, जो कि स्टेशन मास्टर रहती है, और उसकी पोती चिमनी से होती है। वो बताती है कि उस फ्रॉग का नाम योकोजुना है, जो कि हर दिन उस ट्रेन को ऐसे ही रोकने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को चेक कर सके। वो बताती है कि ये जो ट्रेन है वो एक सी ट्रेन है जो कि आसपास के सारे आइलैंड्स को कनेक्ट करती है। वो नामी को लॉग पोस्ट को फॉलो करके वाटर 7 आइलैंड जाने के लिए बोलती है और उनको आइसबर्ग नाम के एक व्यक्ति से मिलने के लिए बोलती है, जो कि वहाँ का मेयर है और वो उनकी शिप को ठीक करवा सकता है। आखिरकार लूफी और उसका क्रू वाटर 7 पहुंच जाता है। वाटर 7 में पहुंचने के बाद ये लोग 4 टीम में सेपरेट होके अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जोरो शिप में रुक के उसकी निगरानी करता है। लूफी, उसॉप और नामी गोल्ड को एक्सचेंज करने के लिए निकल जाते हैं। सांजी, रॉबिन और चॉपर अपने अपने सेपरेट एडवेंचर्स में निकल जाते हैं। दोस्तों, आगे रॉबिन का सामना एक मास्क पहने हुए इंसान से होता है, जो कि अपने आप को CP9 का सदस्य बताता है, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में रॉबिन जानती थी। और वो आदमी रॉबिन को वहां से किडनैप करके निकल जाता है। लूफी, उसॉप और नामी गोल्ड को एक्सचेंज करा के 300 मिलियन बेरीज लेके गैलीला कंपनी पहुंचते हैं अपनी शिप को रिपेयर करवाने के लिए। यहाँ उनकी मुलाकात एक शिपराइट काकू से होती है, जो कि गोइंग मैरी को देखने के लिए निकल जाता है। दोस्तों, गोइंग मैरी की जांच करने के बाद काकू उन लोगों को बताता है कि अब उनकी शिप ठीक नहीं हो सकती क्योंकि उसकी कील टूट चुकी है। दोस्तों, कील एक घर की नींव की तरह होती है। दूसरी तरफ उसॉप से फ्रैंकी फैमिली के कुछ लोग 200 मिलियन बेरी चुरा के भाग जाते हैं। ये वही पैसा था जो कि उन लोगों को गोल्ड एक्सचेंज करके मिला था। नामी को उसॉप बहुत ही जख्मी हालत में मिलता है। उसॉप नामी से सॉरी बोलता है कि उसने 200 मिलियन बेरी हो दिए। फिर नामी ये पूरी सिचुएशन अपने बाकी क्रू को बताने के लिए निकल जाती है। वहीं फ्रैंकी हाउस में फ्रैंकी फैमिली के लोग 200 मिलियन बेरी फ्रैंकी को जाके देते हैं। फ्रैंकी बताता है कि ये पैसा काफी है वो चीज खरीदने के लिए जो वो हमेशा से खरीदना चाहता था। लेकिन फिर अचानक से एक धमाकेदार एंट्री के साथ उसॉप यहाँ पे आ जाता है। उसॉप फ्रैंकी से अपने 200 मिलियन बेरीज वापस देने की डिमांड करता है, बट फ्रैंकी फैमिली के लोग उसॉप की बहुत तगड़ी धुलाई करके उसको घर से बाहर फेंक देते हैं। उसॉप की खोज में लूफी, सांजी और चॉपर उसॉप को बहुत ही गंभीर और घायल स्थिति में देखते हैं। फिर उसके बाद भाई जोरो, लूफी, सांजी और चॉपर फ्रैंकी हाउस जाते हैं और फ्रैंकी हाउस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन उनको पता चलता है कि फ्रैंकी सारा पैसा लेके पहले ही जा चुका है। दोस्तों, लूफी फैसला करता है कि वो अब गोइंग मैरी को छोड़ के एक नई शिप बाय करेगा। अब भाई उसॉप ये सब बात सुन के काफी ज्यादा निराश हो जाता है क्योंकि गोइंग मैरी के साथ उसका काफी ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा हुआ था। इसके बाद वो लूफी को एक डुएल के लिए चैलेंज करता है और हमको लूफी वर्सेस उसॉप देखने को मिलता है। दोस्तों, उसॉप इस फाइट में जो कुछ भी उसने अपने इस एडवेंचर में सीखा था वो सब कुछ लगा देता है। ये एक बहुत ही कमाल की फाइट थी और उसॉप ने यहाँ पे लूफी को लगभग बराबरी की टक्कर देने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी लूफी से वो हार जाता है और इसी के साथ उसॉप यहाँ पे स्ट्रॉ हेड क्रू से अलग हो जाता है। हमको पता चलता है कि रॉबिन ने भाई वाटर 7 के मेयर आइसबर्ग को गोली मार दी है। भाई यहाँ पे स्ट्रॉ हेड की मुसीबतें कम नहीं हो रही थी कि हमको पता चलता है कि आज रात एक विशाल टाइडल वेव जिसको एक्वा लगूना कहते हैं वो वाटर 7 से टकराएगी। डॉक 1 में लूफी और नामी का सामना फ्रैंकी से होता है। फ्रैंकी लूफी पे एक फ्लेम अटैक करता है जिससे लूफी और नामी को लगता है कि वो एक डेविल फ्रूट यूजर है, लेकिन उसके बाद फ्रैंकी पानी में कूद जाता है और उनको बताता है कि वो डेविल फ्रूट यूजर नहीं बल्कि एक साइबॉर्ग है। इनकी फाइट ज्यादा देर तक चल नहीं पाती क्योंकि वहाँ पे आ जाते हैं गैलीला कंपनी के शिपराइट। अब नामी इन लोगों को देख के पहले तो खुश होती है कि ये लोग यहाँ पे लूफी और नामी की मदद करने के लिए आए हैं, बट वो लोग यहाँ पे लूफी को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन लोगों को लगता है कि स्ट्रॉ हेड यहाँ पे आइसबर्ग के असैसिनेशन के जिम्मेदार है। काफी देर तक उन लोग लूफी को अटैक करते हैं बट लूफी उनसे फाइट बैक नहीं करता है। फ्रैंकी को लगता है कि वो लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, जिसके बाद फ्रैंकी अपने अल्टीमेट अटैक से पूरे डॉग को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद लूफी और नामी उस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के वहाँ से निकल जाते हैं और फैसला करते हैं कि वो आइसबर्ग से खुद मिलके इस बात की सच्चाई का पता लगाएंगे कि रॉबिन ने उसके मर्डर का अटेम्प्ट सही में किया है या नहीं। आइसबर्ग का स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाता है और सारे शहर को ये बात पता चल जाती है। लूफी गैलीला के हेडक्वार्टर में आइसबर्ग से मिलने के लिए पहुंचता है। वहां उसका सामना काफी सारे शिपराइट से होता है जो कि उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। आइसबर्ग को जब इस बात का पता चलता है तो वो अपने असिस्टेंट को लूफी को अपने पास बुलाने के लिए भेजता है। आइसबर्ग लूफी को बताता है कि उसने सच में उस दिन निको रॉबिन को देखा था और फिर वो लूफी पे बंदूक तान के उसको बोलता है कि अगर उसको रॉबिन के बारे में कुछ ही पता है तो उसको बता दे। लूफी उसको बोलता है कि उसका इस केस में कोई
कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आइसबर्ग लूफी पे गोली चलाता है, जिसकी आवाज सुन के सारे लोग आइसबर्ग के रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन लूफी वहां से सुरक्षित निकल जाता है। चॉपर और सांजी आखिरकार रॉबिन को ढूंढ लेते हैं। रॉबिन सांजी से बताती है कि अगर वो उनके क्रू के साथ रहेगी तो ये उनके क्रू के लिए ही खतरा है और इसलिए उनको उससे अलग होना पड़ेगा। इतना कह के रॉबिन वहां से चली जाती है और सांजी चॉपर से बोलता है ये सारी बात जाके बाकी लोगों को बता दो। चॉपर जाके सारी बात नामी, लूफी और जोरो को बताता है, जिसके बाद वो लोग इस कंक्लूजन में आते हैं कि रॉबिन जो कुछ भी कर रही है वो उस मास्क पहने हुए इंसान के द्वारा फोर्स करने पे ही कर रही होगी और उनको कोई भी फॉल्स होप नहीं रखनी चाहिए। वो लोग प्लान बनाते हैं कि आज रात चाय से वो लोग फिर से आइसबर्ग पे अटैक कर सकते हैं, जहाँ पे वो लोग रॉबिन और बाकी लोगों को रंगे हाथ पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ फ्रैंकी सोचता है कि भाई वो लूफी को बाहर ला सकता है उसकी शिप और उसॉप को किडनैप करके। गैलीला के हेडक्वार्टर के सामने जोरो, नामी, लूफी और चॉपर एक पेड़ में छुप के सामने सबको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक बहुत तेज धमाका होता है और बहुत सारे मास्क पहने हुए लोग इंक्लूडिंग रॉबिन बिल्डिंग के अंदर रश करते हैं, जिसको वहाँ के वर्कर्स लोग स्ट्रॉ हेड समझ रहे होते हैं। जोरो, नामी और चॉपर ये सब देख के आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। तभी उनको पता चलता है कि लूफी पहले ही यहाँ से निकल चुका है। जब स्ट्रॉ हेड्स रॉबिन की सच्चाई पता लगाने के लिए जा रहे होते हैं, तब हमको पता चलता है कि गैलीला कंपनी में जो कुछ शिप राइट्स काम करते थे, इंक्लूडिंग पर्सनल असिस्टेंट थी यहाँ पे आइसबर्ग की, वो सब CP9 के मेंबर्स हैं। सीक्रेट असैसिनेशन ग्रुप जो कि वाटर 7 में अपने 2 मिशन के लिए आई थी, जो कि पहला है एक सीक्रेट हथियार प्लूटोन को ढूंढना, जिसका जिक्र हमने एराबास्टा आर्क में भी देखा था, और दूसरा निको रॉबिन को पकड़ के गिरफ्तार करना। आइसबर्ग यहाँ पे CP9 के रॉब लूची को उनके मिशन में कोऑपरेट करने से मना कर देता है और हम लोग पता चलता है कि भाई रॉब लूची जब से गूंगा बनने की ढोंग कर रहा था, वो असल में बोल सकता है। लूची कागू को आइसबर्ग की पल्स चेक करने के लिए बोलता है और अपनी एक थ्योरी बताता है। तो भाई थ्योरी ये है कि आइसबर्ग एक फेमस शिपराइट जिसका नाम टॉम था, उसका लास्ट अलाइव अप्रेंटिस है, जिसको टॉम ने प्लूटोन के ब्लूप्रिंट्स दिए थे, क्योंकि जो दूसरा अप्रेंटिस था जिसका नाम कार्टी फ्लेम था, वो सी ट्रेन से टकराने की वजह से मर गया था। ऐसा सारी दुनिया को लगता है, बट कार्टी फ्लेम जिंदा था और वो आज भी वाटर 7 में ही रहता है फ्रैंकी के नाम से। आइसबर्ग ने फ्रैंकी को प्लूटोन के ब्लूप्रिंट्स दिए थे। जब आइसबर्ग ये सब सुनता है तो उसकी पल्स बहुत तेज से बढ़ जाती है, जिसके बाद लूची की ये थ्योरी सही साबित होती है। लूफी, जोरो, नामी और पॉली यहाँ पे पहुंच जाते हैं। पॉली ये सब सिचुएशन देख के काफी गुस्से में आ जाता है और वो सीधा लूची पे अटैक करने जाते हैं, बट हमको पता चलता है कि सारे CP9 एजेंट सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक जिसको 6 पावर्स कहते हैं उसको यूज कर सकते हैं और उसकी मदद से उसने सबको वहां पे एक झटके में हरा दिया। लूफी बाद में रॉबिन से बात करने की कोशिश करता है, बट रॉबिन उसको समझाती है कि उसको एक विश पूरी करनी है जो वो उनके साथ रह के पूरी नहीं कर सकती। और फिर भाई यहाँ पे रॉब लूची अपने डेविल फ्रूट्स की पावर को शो करता है और एक एक करके लूफी, जोरो और बाकी सभी को बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है और पॉली और आइसबर्ग को अंदर बांध के जलने के लिए छोड़ देता है। फिर सारे CP9 मेंबर फ्रैंकी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फ्रैंकी वहाँ उसॉप और गोइंग मैरी को किडनैप करके बैठा था, जहाँ पे वो देखता है कि उसॉप अभी भी गोइंग मैरी को रिपेयर करने की कोशिश करता है। फ्रैंकी उससे पूछता है कि आखिर तुम शिप रिपेयर करके कहाँ जाओगे। उसॉप उसको बोलता है कि वो वापस से सिर्फ विलेज ईस्ट ब्लू में चला जाएगा जहाँ उसका घर है। फ्रैंकी उसको बोलता है कि उसकी शिप अब रिपेयर नहीं हो सकती है और इससे अच्छा है कि वो उसको डिसमेंटल करके यहीं छोड़ दे। इतना सब सुनने के बाद भी उसॉप शिप की रिपेयरिंग कंटिन्यू रखता है और फिर वो फ्रैंकी को बताता है कि उसको पता है कि उसकी शिप अब ठीक नहीं हो सकती है। फिर वो स्काइपिया की बात बताता है कि भाई स्काइपिया में कैसे उसकी शिप जब पूरी डैमेज थी तो फॉग में अचानक से कोई आके उसकी शिप को ठीक कर रहा था और दूसरे दिन उसकी शिप बिल्कुल नई जैसी हो गई और उसको लगता है कि ये गोइंग मैरी की सोल है जिसने उसको उस दिन रिपेयर किया था। फ्रैंकी उसॉप को क्लाउ बटरमैन के बारे में बताता है, जो कि एक फेरी या फिर शिप की स्पिरिट होती है जो मुसीबत के समय अपने क्रू मेंबर्स को वॉर्न या फिर उनकी शिप को ठीक करने आता है जब उनकी शिप नियर डिस्ट्रक्शन की ओर रहती है। वो सोल उस दिन गोइंग मैरी की ही थी। इससे पहले कि इनकी डिस्कशन और आगे बढ़े, वो चारों CP9 के मेंबर स्क्वायर सिस्टर्स को मार के अंदर आ जाते हैं। फ्रैंकी उन सबको पहचान लेता है और उन पे अटैक करने जाता है। उन लोग फ्रैंकी को मार के पुराने रूम में पहुंचते हैं जो कि फ्रैंकी के मास्टर टॉम का था। फ्रैंकी बहुत गुस्से में आ जाता है और उनको उस रूम से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन उन लोग वहाँ पे प्लूटोन के ब्लूप्रिंट्स को खोजने लगते हैं। तो अब बात करते हैं भाई फ्रैंकी की बैक स्टोरी पे। तो फ्रैंकी का असली नाम कैटी फ्लेम था और वो साउथ ब्लू में पैदा हुआ था। दोस्तों, फ्रैंकी के पेरेंट्स दोनों पायरेट थे और उन्होंने फ्रैंकी को बहुत छोटी उम्र में ही फेंक दिया था, लेकिन उसको एक मशहूर शिपराइट जिसका नाम टॉम था उसने उसको रेस्क्यू किया और उसको और एक और लड़के जिसका नाम आइसबर्ग है, उन दोनों को अपना शिष्य बना लिया। उसने टॉम से शिप बनाना सीखा, बट स्टार्टिंग में वो सिर्फ छोटी शिप भी बना सकता था जिसको उसने बैटल फ्रैंकी का
नाम दिया। दोस्तों टॉम को वर्ल्ड गवर्नमेंट मौत की सजा सुनाती है क्योंकि उसने पायरेट किंग गोल्डी रॉजर की शिप ओरो जैक्सन को बिल्ड किया था। लेकिन टॉम ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के सामने एक सी ट्रेन का प्रस्ताव रखा जो अगर वो बिल्ड कर देता है तो वर्ल्ड गवर्नमेंट उसको माफ कर देगी। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने टॉम को वो सी ट्रेन बिल्ड करने के लिए 10 साल का समय दिया और टॉम और उसके साथियों ने 10 साल के अंदर हिस्टोरिक रेवोल्यूशनरी ट्रेन को बिल्ड भी कर दिया जिसका नाम द वफिंग टॉम ट्रेन था। बट इनकी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। दोस्तों कुछ दिन बाद यहाँ पे CP5 का लीडर स्पेंडम आता है टॉम से एंशिएंट वेपन प्लूटोन के ब्लूप्रिंट्स लेने, बट टॉम उसको वो देने से मना कर देता है। जिसके बाद स्पेंडम टॉम पे झूठे आरोप लगाता है ताकि वो उससे प्लूटोन के ब्लूप्रिंट हासिल कर सके। यही नहीं, वो फ्रैंकी की 35 बैटल शिप से वाटर 7 पे अटैक करवा देता है। जिसके बाद वाटर 7 में रहने वाले सभी लोगों को लगता है कि ये सब के पीछे टॉम और उसके स्टूडेंट्स हैं। दोस्तों टॉम को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है जिसको सुनने के बाद फ्रैंकी इस बात से नकारता है कि वो शिप उसने नहीं बनाई। उसको लगता है कि उसकी ही बनाई शिप के कारण ये सब कुछ हो रहा है। जिसके बाद टॉम फ्रैंकी को एक जोर का घूंसा मारता है और उसको बोलता है कि एक शिप राइट को हमेशा अपनी क्रिएशन पे प्राउड होना चाहिए। दोस्तों टॉम बताता है कि उसको गर्व है कि उसने पायरेट किंग गोल्डी रॉजर के लिए ओरो जैक्सन नाम की एक महान शिप बनाई। फिर हम देखते हैं कि टॉम को उसकी ही बनाई गई ट्रेन में बैठा के एनिस लॉबी ले आया जाता है। दोस्तों फ्रैंकी ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है बट उसकी ये कोशिश अनसक्सेसफुल होती है और वो काफी गंभीर रूप से घायल हो जाता है, यहाँ तक कि वो मरने की कगार पर होता है। बट उसने अपनी नॉलेज से अपनी बॉडी को साइबॉर्ग में कन्वर्ट किया और फिर वो 4 साल बाद आइसबर्ग से दोबारा से मिलता है जिसने फ्रैंकी को प्लूटोन के ब्लूप्रिंट्स दिए। प्रेजेंट टाइम पे वापस आते हैं तो भाई यहाँ पे फ्रैंकी को भी अरेस्ट करके CP9 रॉबिन के साथ एनिस लॉबी ले जा रही होती है। ट्रेन के स्टार्ट होने के जस्ट पहले सांजी भी उस ट्रेन में सवार हो जाता है और फिर ऊसॉप और फ्रैंकी को छुड़ा के वो रॉबिन को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। दोस्तों ऊसॉप बहुत शर्मिंदा था कि कैसे उसने अपने ही कैप्टन के साथ लड़ाई करी और वो अब स्ट्रॉ हेड्स क्रू का हिस्सा भी नहीं है। इसके बाद वो अपने आप को सोगे किंग या फिर स्नाइपर किंग में कन्वर्ट कर देता है। पर दोस्तों कुछ ही देर बाद यहाँ पे फ्रैंकी वापस से पकड़ा जाता है और स्नाइपर किंग और सांजी अपने बाकी के क्रू मेंबर्स और पॉली और फ्रैंकी फैमिली के कुछ सदस्यों के साथ दूसरी ट्रेन में शामिल होते हैं। अब इनका न्यू मिशन होता है रॉबिन और फ्रैंकी को बचाना और जो CP9 के सदस्य वाटर 7 में भेस बदल के रह रहे थे उनसे बदला लेना। साथ मिलकर ये लोग एनिस लॉबी में अटैक करने का प्लान बनाते हैं। दोस्तों हमेशा की तरह लूफी यहाँ पे सबसे पहले आगे निकल जाता है और आगे जाके उसका सामना CP9 के एक सदस्य ब्लूनो से होता है जिससे फाइट करते हुए हमको लूफी का पहली बार गियर सेकंड देखने को मिलता है जो कि उसने नेवी एडमिरल अकूजी से फाइट करने के बाद डेवलप किया था ताकि वो फ्यूचर में अपनी क्रू को बचा सके। दोस्तों बड़ी ही आसानी से लूफी यहाँ पे ब्लूनो को हरा देता है और फिर वो रॉबिन को पुकारता है। सारे CP9 के सदस्य वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं और सामने लूफी के पास सारे स्ट्रॉ हेड्स के मेंबर भी पहुंच जाते हैं और उसके बाद लूफी स्नाइपर किंग को आदेश देता है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का फ्लैग जला दे और यहाँ पे लूफी वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। रॉबिन ये सब देख रही होती है और अब हम लोग चलते हैं रॉबिन की बैक स्टोरी पे। तो भाई रॉबिन ओहारा नाम के एक आइलैंड की निवासी थी। भाई ओहारा स्कॉलर्स का आइलैंड था जो कि एंशिएंट हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री को स्टडी करती थी और रॉबिन की ही तरह उस आइलैंड के सभी लोग पोनिग्लिफ्स को रीड कर सकते थे। बट वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बस्टर कॉल के द्वारा उस आइलैंड को तबाह कर दिया। बस्टर कॉल एक ऐसा हमला है जिसमें 10 नेवी शिप यूज होती हैं और इसको 5 नेवी के वाइस एडमिरल लीड करते हैं। उनका टास्क होता है बिना कुछ सोचे समझे किसी भी आइलैंड को पूरा तबाह कर देना। बट यहाँ पे रॉबिन की माँ पूर्व वाइस एडमिरल साउल से रॉबिन को बचाने की रिक्वेस्ट करती है और रॉबिन यहाँ से बच जाती है। बट साउल का सामना यहाँ पे नेवी एडमिरल अकूजी से होता है लेकिन अकूजी यहाँ पे रॉबिन को जाने देता है। बट रॉबिन की ज्ञान के कारण और क्योंकि वो पोनिग्लिफ्स को रीड कर सकती थी तो भाई सिर्फ 8 साल की उम्र में वर्ल्ड गवर्नमेंट ने रॉबिन के ऊपर 79 मिलियन वेरीज की बाउंटी रख दी। दोस्तों रॉबिन जहाँ भी जाती थी उसको सब लोग धोखे ही देते थे जब तक कि वो क्रोकोडाइल के साथ ब्रोकवर्स में शामिल नहीं हुई। बट वहाँ भी उसको एंड में धोखा ही देखने को मिला। बट जब वो स्ट्रॉ-हेड्स में शामिल हुई तो उससे अपने घर जैसा महसूस हुआ और पहली बार रॉबिन को सच्चे दोस्त मिले थे। दोस्तों रॉबिन अपने वर्ल्ड गवर्नमेंट के डर को दूर करके लूफी और बाकी लोगों से बोलती है कि उसे जीना है।
इतना सुनने के बाद लूफी और बाकी सारे लोग टावर ऑफ जस्टिस में रॉबिन को बचाने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्ट्रॉ हैट के हर मेंबर का सामना एक एक अपोनेंट से होता है। नामी यहाँ पे अपनी नई मिराज टेम्पो टेक्निक का यूज करती है। सांजी भी यहाँ पे अपनी न्यू डियाब्लो जेम्बे टेक्निक का यूज करके जीत जाता है। फ्रैंकी अपने सुपर पंच से कुकरो को हरा देता है और चॉपर तो भाई साहब अपनी तीसरी रंबल बॉल खा के एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और वो भी अपने अपोनेंट को हरा देता है। वहीं जोरो अपनी 3 शॉट स्टाइल के साथ आशुरा फॉर्म में काकू को बड़ी इंटेंस बैटल पे हरा देता है। जब सारे लोग यहाँ फाइट में बिजी होते हैं, दूसरी तरफ स्पेंडम पगला धोखे से बस्टर कॉल को दबा देता है, जिसके बाद 10 नेवी शिप जिसको 5 वाइस एडमिरल लीड कर रहे थे वो एनिस लॉबी की तरफ निकल पड़ते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। दोस्तों स्ट्रॉ हैट्स ने यहाँ पे CP9 के सारे मेंबर्स को हरा दिया था और रॉबिन को भी लास्ट में फ्रैंकी बचा लेता है, पर अब स्ट्रॉ हैट का सामना यहाँ पे बस्टर कॉल से होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ लूफी का मुकाबला अभी भी CP9 के आखिरी मेंबर रॉब लूची से हो रहा होता है। इस मुकाबले में लूफी लूची से बहुत ही बार हारता है, बट एंड में वो अपनी पूरी ताकत से लूची के ऊपर मुक्को की बारिश कर देता है, जिसके बाद वो यहाँ पे ये बैटल जीत जाता है। बट अभी भी उनको बहुत सारे नेवी ऑफिसर्स का सामना करना था। इसी बीच उनको एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है जो कि उनको समुद्र में कूदने को बोलती है। सारे स्ट्रॉ हैट्स के मेंबर समुद्र में कूद जाते हैं और खुद को अपनी गोइंग मैरी शिप में पाते हैं। दोस्तों गोइंग मैरी जिसके पास अपनी खुद की एक आत्मा थी, वो अपने क्रू के मेंबर्स को एनिस लॉबी तक बचाने के लिए आई थी। दोस्तों गोइंग मैरी आइसबर्ग से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी एक आखिरी बार रिपेयर करे ताकि वो एनिस लॉबी तक अपने साथियों को बचा के ला सके। दोस्तों गोइंग मैरी सारे क्रू को एनिस लॉबी से बचा के ले आती है और उसके बाद वो बीच से टूट जाती है और फिर लूफी गोइंग मैरी का अंतिम संस्कार करता है। गोइंग मैरी यहाँ पे सारे क्रू को अपने साथ बिताए हुए एडवेंचर्स के लिए थैंक यू बोलती है और ये काफी इमोशनल सीन था। एक क्रू मेंबर की तरह खास अपनी शिप को खोने के बाद स्ट्रॉ हैट्स के लिए फ्रैंकी एक न्यू शिप बनाता है जिसका नाम द 1000 सनी होता है। और दोस्तों इसी शिप में अब स्ट्रॉ हैट्स अपने आगे का सफर कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों फ्रैंकी का सपना होता है कि जैसे कि ओरो जैक्सन जो कि पायरेट किंग गोल्ड रॉजर की शिप थी, वो भी उसी तरह एक ग्रेट शिप बनाए जो कि फ्यूचर पायरेट किंग की हो। और जो 200 मिलियन बेरीज उसने स्ट्रॉ हैट से चुराए थे, उन्हीं पैसों से उसने लेजेंडरी एडम ट्री की लकड़ी खरीदी और उसी का इस्तेमाल करके उसने ये ग्रेट शिप बनाई। दोस्तों फ्रैंकी स्ट्रॉ हैट्स को एज अ शिप राइट ज्वाइन करता है, बट यहीं तक बात नहीं है। एनिस लॉबी जितना बड़ा कांड करने के बाद स्ट्रॉ हैट्स के सारे मेंबर्स की बाउंटी यहाँ पे बढ़ जाती है। लूफी की बाउंटी यहाँ पे 300 मिलियन बेरीज हो जाती है और बाकियों की बाउंटी तुम्हारी स्क्रीन के सामने दिख रही होगी। दोस्तों वाटर 7 से निकलने के पहले यहाँ पे एंट्री होती है मंकी डी गार्पी जो कि लूफी के ग्रैंडपा होते हैं और ये नेवी में वाइस एडमिरल भी है। दोस्तों गार्प यहाँ पे लूफी को न्यू वर्ल्ड के बारे में बताता है जो कि ग्रैंड लाइन के दूसरी तरफ का हिस्सा है और वहाँ पे 4 एम्परर्स ऑफ द सी यानी कि योंग को रहते हैं, जिसमें से पहला है रेड हेयर शेंग्स जिसने लूफी को उसकी हेड दी थी, दूसरा है एडवर्ड न्यूगेट जिसको व्हाइट बियर्ड कहते हैं और ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट है, तीसरी है बिग मॉम और चौथा है काइडो। वो यहाँ पे लूफी को उसके पिता के बारे में बताता है जो कि ड्रैगन है और लूफी उससे ऑलरेडी मिल चुका है लॉकडाउन में, जहाँ उसने उसकी स्मोकर से जान बचाई थी। दोस्तों ड्रैगन वर्ल्ड का सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है और वो रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर भी है। लूफी की मुलाकात यहाँ पे कोबी और हेलमेको से भी होती है जो कि अब गार्प के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं। कोबी लूफी को बताता है कि उसका सपना एक नेवी एडमिरल बनने का है। अब दोस्तों रॉबिन और फ्रैंकी स्ट्रॉ हैट्स क्रू में ज्वाइन हो चुके हैं। बचा है तो भाई यहाँ पे ऊसॉप, तो ऊसॉप भी यहाँ पे आखिरकार स्ट्रॉ हैट क्रू को वापस से ज्वाइन कर लेता है और इसी के साथ लूफी और उसका क्रू अब अपने नेक्स्ट एडवेंचर की ओर निकल जाते हैं। बट इससे पहले कि यहाँ पे वाटर 7 सागा खत्म हो, दोस्तों समुद्र के एक दूसरे कोने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसका असर आने वाले सारे सागास में होने वाला है। यहाँ पे 4 एम्परर में से सेंक्स और व्हाइट बियर्ड की मुलाकात होती है। सेंक्स व्हाइट बियर्ड से बोलता है कि वो एस को वापस बुला ले जो कि ब्लैक बियर्ड के पीछे गया हुआ है। सेंक्स बताता है कि उसके आई के पास जो स्कार के निशान है वो ब्लैक बियर्ड ने ही उसको दिए हैं। व्हाइट बियर्ड यहाँ पे सेंक्स को मना कर देता है और इन दोनों के बीच माहौल थोड़ा सा गर्म हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों अपनी अपनी तलवार निकाल के एक दूसरे की तलवार से टकराते हैं और उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि जो आसमान होता है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। इसी बीच एस यहाँ पे ब्लैक बियर्ड को बेनारू आइलैंड में ढूंढ लेता है। दोस्तों एस यहाँ पे व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के 4th कमांडर हैच का बदला लेने के लिए आया था, जिसको ब्लैक बियर्ड ने यामी यामी नोमी डेविल फ्रूट को लेने के लिए मार दिया था। दोस्तों यामी यामी नोमी एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है
जो कि अपने यूजर को डार्कनेस की पावर देता है। और दोस्तों इस डेविल फ्रूट के यूजर के पास ऐसी पावर रहती है कि वो अपने अपोनेंट के डेविल फ्रूट की पावर्स को नलीफाई कर सकता है। दोस्तों एस और ब्लैकबीयर्ड की फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे ब्लैकबीयर्ड अपनी यामी यामी नोमी डेविल फ्रूट की पावर और एस अपने मेरा मेरा नोमी डेविल फ्रूट की पावर को यूज करता है। अब वैसे तो इस फाइट का नतीजा हम लोगों को दिखाया नहीं जाता, बट ये फाइट वन पीस में होने वाली आगे की सारी मेजर घटनाओं की नींव रख देती है। और इसी के साथ हमारा वाटर 7 सागा यहाँ पे खत्म होता है। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थिलर बार्क सागा की।